धन्यवाद उदय जी। प्रथमतः कालजयी युग पुरुष, शताब्दी पुरुष, युग प्रवर्तक, रचनाकार विद्यानिवास मिश्र जी की पावन स्मृति को विनम्र अभिवादन करता हूँ और उनके शताब्दी के उपलक्ष्य में यह जो समारोह आयोजित किया गया है, उस समारोह के आयोजनकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम देख रहे हैं कि ये उद्घाटन सत्र है। शुरू में बैठने के लिए जगह नहीं थी और अब धीरे धीरे हमें लग रहा है कि उदय जी और हम अंतिम बचेंगे। लेकिन कहते हैं कि उद्घाटन सत्र में हर किसी को जाना होता है, पर अध्यक्ष को कहीं पर भी जाना मना होता है और इसलिए मैं जाकर आया हूँ। प्रथमतः इस गोष्ठी के उद्घाटन में हमने देखा कि जो कुछ भी घटना घटित हुई है, जो कुछ भी यहाँ हुआ है, उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हूँ। शांति स्तवन से लेकर स्तुति स्तवन से लेकर हमने लोकार्पण किए, इसमें व्याख्यान हुए, भजन हुआ, कीर्तन हुआ, प्रवचन हुआ, संगीत हुआ, गीत हुआ, नवगीत हुआ और बीज वक्तव्य भी हमने सुना। इन सारों के पीछे उद्देश्य एक ही है कि इन सभी के वक्तव्यों में से आपने देखा होगा कि विद्यानिवास मिश्र जी की स्मृतियाँ जो है वो बिखेरी जा रही थी, उन्हें पुनः याद किया जा रहा था और उनके व्यक्तित्व को आने वाले नई पीढ़ी के सम्मुख रखने की कोशिश की जा रही थी। मैं प्रथमतः सभी जिन जिन लोगों की पुस्तकें यहाँ आज लोकार्पित हुई है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। जिन्हें इस अवसर पर सम्मान घोषित किया गया है, मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। जिनका बीज वक्तव्य सुना आपने, जिनके आशीर्वचन ग्रहण किए, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको पुनः एक बार सादर प्रणाम निवेदन करते हुए जो संकेत उदय जी ने दिए हैं उस और मैं उसका अनुपालन करते हुए अपनी बात को संक्षेप में आपके सम्मुख रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं जब विद्यानिवास मिश्र के बारे में पढ़ रहा था तब मुझे एक बात बहुत प्रखरता से ध्यान में आई और नई पीढ़ी के साथ मैं वह साझा करना चाहता हूँ कि उनके पूरे क्रियाकलाप में उन्होंने जितना लिखा है, शायद इस मल्टीमीडिया के युग में, सोशल मीडिया के युग में नई पीढ़ी उतना पढ़ भी पाएगी कि नहीं, मुझे इस बात को लेकर आशंका है। कहते हैं कि कर्म ही मनुष्य की पहचान होती है, वरना एक नाम के तो कई सारे इंसान होते हैं। विद्यानिवास मिश्र ने जो कर्म किया, वह कर्म ही उनको कालजयी सिद्ध करता है, युग प्रवर्तक सिद्ध करता है और शताब्दी पुरुष के रूप में सिद्ध करता है। और नई पीढ़ी को उनसे जो आदर्श ग्रहण करना है, वो यही सीख हमको देकर जाते हैं कि जिंदगी में कर्म करते रहना। कहा जाता है कि आप जो जिंदगी जीते हैं, वो जिंदगी को जीते समय आपने अपनी छवि का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी छवि की उम्र जो होती है,
छवि की जो आयु होती है वो आपके जिंदगी के आयु से बहुत लंबी होती है। जिंदगी तो समाप्त हो जाती है लेकिन छवि की आयु कभी समाप्त नहीं होती। 12वीं शताब्दी में हुए ज्ञानेश्वर हो, चैतन्य महाप्रभु हो, बसवेश्वर हो, उनकी छवि आज भी हम याद करते हैं। और हमारे युग पुरुष विद्यानिवास मिश्र को की छवि को भी हम आज याद कर रहे हैं, सदियों तक याद करते रहेंगे। और इसलिए कहते हैं कि जिंदगी पहुंचने नहीं चलने का नाम है, उपलब्धि नहीं संघर्ष की कहानी है, और उसमें निरंतर चलते रहना यही हम मनुष्यों के कर्म में लिखा होता है। प्राय ऐसा कहा जाता है कि किए बिना कोई काम आसान नहीं होता, सहे बिना कोई इंसान महान नहीं होता, गांठ बांध लो उत्थान साधना ही मार्ग है, तपस्या किए बिना कोई भगवान नहीं होता। ऐसी तपस्या, और वो भी साहित्य की तपस्या, साहित्य की साधना विद्यानिवास जी ने आजीवन की और हर एक विधा में अपना योगदान दिया। जिस उद्देश्य से शायद मैथिली शरण गुप्त लिख रहे थे कि भव में न वो भव हम व्याप्त कराने आए, नर को ईश्वरता हम प्राप्त कराने आए, संदेश यहाँ हम नहीं स्वर्ग का लाए, इस भूतल को ही हम स्वर्ग बनाने आए। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर विद्यानिवास मिश्र ने भी हमें हमारे साहित्य की सेवा की, और उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि बनारस की इस धरती पर, इस सभागार में साहित्य का स्वर्ग जो है वो बसा हुआ हम और आप अनुभव कर रहे हैं। और ये शताब्दी समारोह का प्रारंभ है, और इसलिए आयोजक ने मुझे जिस उद्देश्य से भी बुलाया होगा, मैं उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक दो चीजें जरूर यहाँ उसकी उद्घोषणा करना चाहूंगा। क्योंकि विद्यानिवास मिश्र हो या विद्यानिवास न्यास प्रतिष्ठान हो, देश भर में ऐसे बहुत कम न्यास और प्रतिष्ठान हैं कि जिनसे जुड़ने में हर व्यक्ति गर्व का अनुभव करता है, या जिनसे जुड़ने में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, जिनके बुलावे की हम हमेशा राह देखते हैं। और इसलिए केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा और केंद्रीय हिंदी निदेशालय दोनों अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि इस शताब्दी समारोह के प्रारंभ में ही इन दोनों सरकारी संस्थाओं को जुड़ने का सौभाग्य दयानिधि जी के कारण मिला है। इसके लिए मैं दयानिधि जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको पता है कि दोनों संस्थाएं ऐसी है कि जिनका जन्म संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हुआ है, और हिंदी के प्रचार प्रसार यह हमारा एकमात्र उद्देश्य रहा है। और इसलिए चाहे वो केंद्रीय हिंदी संस्थान की भावक पत्रिका हो या केंद्रीय हिंदी निदेशालय की भाषा पत्रिका हो, मैं इस अवसर पर ये घोषणा करना चाहूँगा कि ये शताब्दी समारोह में जितने भी कार्यक्रम उपक्रम होंगे और विद्यानिवास मिश्र जी पर जितना भी लिखा जाएगा, हम केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की ओर से हमारी जो साहित्यिक पत्रिका है, भावक पत्रिका, उसका एक विशेषांक, शताब्दी विशेषांक के रूप में यहाँ विद्यानिवास मिश्र पर केंद्रित रहेगा। और उसके लिए दयानिधि जी हमें जो भी मार्गदर्शन करेंगे, उस मार्गदर्शन के तहत हम उस अंक को आकार देंगे। वैसे ही निदेशालय की भाषा पत्रिका से भी आप अवगत हैं, और निदेशालय की भाषा पत्रिका का भी साहित्यिक यात्रा में बहुत बड़ा योगदान है। मैं संयोग से दोनों संस्थाओं का इन दिनों कार्यभार वहन कर रहा हूँ, इसलिए मैं निदेशालय की ओर से भी आपको ये आश्वासन देता हूँ कि भाषा पत्रिका का भी एक विशेषांक हम विद्यानिवास मिश्र की स्मृति में समर्पित करेंगे। गिरीश्वर मिश्र जी यहाँ उपस्थित है, उनके मार्गदर्शन में हम इस योजना को आगे बढ़ाएंगे, और निश्चित रूप से ये दोनों संस्थाएं जहाँ कहीं भी आपको आवश्यक लगे
जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि इन दोनों संस्थाओं का हमारे कार्यक्रम उपक्रम में सहयोग मिल सकता है या हम जो भी सहयोग कर सकते हैं उस सहयोग को देने की हम निरंतर कोशिश करेंगे। देखिए, इस पूरे शताब्दी समारोह में हमें विद्यानिवास मिश्र जी ने जो कुछ भी लिखा है आने वाले नई पीढ़ी के लिए कितना उपादेय है और उसकी उपादेयता कितनी लंबी है, इसको लेकर हमें नई पीढ़ी को बताने की आज नितांत आवश्यकता है। हम मानते हैं कि इस पूरे लक्ष्य में हम अपने उनकी यात्रा को अगर हम देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी यात्रा को देखने के बाद कि हम अपने दुख को गाने लग गए हैं मगर इसमें जमाने लग गए हैं। जिन्हें हम मंजिलों तक लेकर गए वही अब हमें रास्ता बताने लग गए हैं। आज उसी रास्ते पर हम विद्यानिवास मिश्र ने जो रास्ता हमें बताया है उस रास्ते पर हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ इस पूरे सारस्वत प्रतिष्ठान में जो लोग भी सहभागी हुए हैं मैं उन सभी को साधुवाद देता हूँ और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आगे भविष्य में जो कुछ भी सहयोग की अपेक्षा हमारी ओर से इन दोनों संस्थाओं की ओर से की जाएगी मैं उसे पूर्ण करने का आपको आश्वासन देता हूँ। जहाँ कहीं भी संभव होगा हम निश्चित रूप से इस कालजयी युग पुरुष के बारे में जहाँ कहीं भी हमें सहयोग देना संभव होगा हम जरूर देंगे, क्योंकि हमारा और आपका ध्येय एक ही है और वह ध्येय है हिंदी को आगे बढ़ाना, हिंदी का प्रचार करना, हिंदी को वैश्विक रूप धारण करना और उसके लिए हम दोनों संस्थाओं की ओर से जो सहयोग बनेगा वह हम निश्चित रूप से देने की कोशिश करेंगे। मुझे अध्यक्ष के नाते आपने यहाँ बुलाया और कुछ अपने विचार यहाँ आपके सम्मुख रखने की कोशिश की, अवसर दिया, उसके लिए मैं पुनः एक बार आयोजक के प्रति धन्यवाद देता हूँ। और जिस विषय पर ये गोष्ठी केंद्रित है उस विषय के बारे में केवल दो बातें मैं कहकर अपनी बात को पूर्ण विराम देता हूँ कि आपने देखा होगा कि उपन्यास की कथा भूमि जो है वो आरंभ से ही बहुत विस्तृत रही है और जिसका जिक्र सदानंद जी ने बहुत गंभीरता के साथ किया है। प्रेमचंद से प्रारंभ होकर ये भूमि रणेंद्र तक कैसे अपने नए नए आयाम को खोजती रही है ये हम सभी लोग देख रहे हैं। और उस कथा भूमि को जो आदर्श हमें विद्यानिवास मिश्र जी ने दिया है या प्रेमचंद जी ने दिया है उसका विस्तार हमें आने वाले आगे की पीढ़ी में करने की आज नितांत आवश्यकता है। एक समय ऐसा था कि मुझ जैसी पीढ़ी को बार बार ये लगता है दयानिधि जी कि एक समय ऐसा था कि उपन्यास को केंद्र में रखकर फिल्में बनती थी, लेकिन कभी कभार आज ऐसा लग रहा है कि फिल्मों को देखकर क्या उपन्यास लिखे जा रहे हैं। जैसे फिल्मों में उसको पॉपुलर करने के लिए, उसको हिट करने के लिए, उसका टीआरपी बढ़ाने के लिए जैसे कोई आइटम सॉन्ग डाला जाता है वैसे कथा भूमि में भी कुछ ऐसे बीज रोए जा रहे हैं कि जिससे हमारी परिवार की त्रासदी, हमारे मूल्यों का ह्रास, हमारे सारी जो परंपराएं हैं और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उनको नंगा करने का काम जो कथा भूमि के नाम पर जो हमारे पास आदर्श था उसका यत्किंचित भी उल्लेख इन दिनों कुछ कुछ उपन्यासों में हमें जरा सा भी पढ़ने को नहीं मिलता है। लेकिन जो भी हमारी बुराइयां हैं, जो भी हमारे में खामियां हैं, उन खामियों का उदात्तीकरण जो कथा भूमि के माध्यम से इन दिनों परसने का या परोसने का काम जो सोची समझी नीति के तहत किया जा रहा है, नई पीढ़ी ने उसको भी चिकित्सक दृष्टि से सोचना और पढ़ने की आज नितांत आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि पूरे जो धारावाहिक पिछले 75 वर्षों में निर्माण हुए हैं वो अपने आप निर्माण नहीं हुए हैं, उसके निर्माण के भूमिका में कहीं न कहीं एक सोची समझी नीति रही है। क्योंकि हमने देखा कि इस भारत देश पर मुगलों ने 200 साल तक राज्य किया, अंग्रेजों ने 150 साल तक राज्य किया, लेकिन यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की परंपराओं को वो कभी नहीं मिटा पाए। लेकिन पाश्चात्य विचारकों के ये ध्यान में आया कि जब तक यहाँ का परिवार बना हुआ है,
तब तक हम यहाँ की संस्कृति को कभी भी मिटा नहीं सकते हैं। और इसलिए कथा वस्तु के माध्यम से इस परिवार की संस्कृति पर, संयुक्त कुटुंब परिवार को कैसे ध्वस्त किया जा सकता है, ये बहुत सोची समझी नीति के तहत किया जा रहा है। उसे हमें सचेत होकर, सजग होकर उसका मूल्यांकन करने की आज नितांत आवश्यकता है। ये संगोष्ठी उस दिशा में एक प्रयास करेगी, इस दिशा में एक नई सोच उत्पन्न करेंगी। इतनी ही अपेक्षा करते हुए मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।